नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे उस महायुद्ध की जिसके 14वें दिन ईरान और अमेरिका के बीच समंदर में मिसाइलें बरस रही हैं। आगे बात करेंगे उस घेराबंदी की जहां फंसे भारतीय जहाजों और नाविकों को बचाने के लिए पीएम मोदी ने खुद कूटनीति का मोर्चा संभाला है। और आगे चर्चा होगी संसद में मचे सियासी गदर की। और आखिर में बात करेंगे अखिलेश यादव और शंकराचार्य की मुलाकात की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। असम आज शांत और विकास का नया अध्याय लिख रहा है, रैली में बोले पीएम मोदी। इराक में क्रैश हुआ अमेरिका विमान, 6 में से 4 क्रू मेंबर्स की मौत। ईरान कभी सरेंडर कर सकता है, G7 बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ईरान हमले के बीच ट्रंप का ऐलान, रूस के तेल पर पुतिन ने करवा लिया सरेंडर। ईरान युद्ध में फंसे यूएस ने रूसी कच्चे तेल से हटवाया प्रतिबंध, खुश हुआ मॉस्को। महाराष्ट्र में यूसीसी लाने की तैयारी, बीजेपी विधायक ने प्राइवेट बिल सदन में किया पेश। लोकसभा 16 मार्च तक स्थगित, सदन में पेश हुआ ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक 2026। पीरियड्स लीव पर सीजीआई की टिप्पणी, अनिवार्य छुट्टी की याचिका पर सुनवाई से इनकार। सोने की तेजी थमी, चांदी का भाव भी फिसला, 1,62,360 रुपए पर 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन धड़ाम, सेंसेक्स 1,300 अंक टूटा, निफ्टी 23,200 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। आज दुनिया एक ऐसे मुहाने पर आ खड़ी हुई है जहां शांति शब्द बेईमानी हो चुका है। पश्चिम एशिया के नीले समंदर से लेकर अफगानिस्तान की पथरीली पहाड़ियों तक सिर्फ और खींची तलवारें और गिरती मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ईरान को मिटा देने की कसम खा चुका है, तो दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान के सीने पर ड्रोन से प्रहार करना शुरू कर दिया है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है? क्या ट्रंप का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी दुनिया को भस्म कर देगा? आइए जानते हैं आज के महायुद्ध के 14वें दिन दुनिया में क्या क्या तबाही मची। आपको बता दें, पश्चिम एशिया के समंदर में हलचल नहीं बल्कि सुनामी आई हुई है। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका गौरव विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को अपने सटीक निशाने और सुसाइड ड्रोन से छलनी कर दिया है। ईरान का दावा है कि हमला ओमान के तट से 340 किलोमीटर दूर हुआ और लिंकन अब चलने लायक नहीं बचा, इसे दुमक दबाकर भागना पड़ा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका अधिकारियों ने इसे झूठ बताया है। पेंटागन का कहना है कि उन्होंने मार्क 45 गन और हेलफायर मिसाइलों से लैस हेलीकॉप्टरों के जरिए ईरानी खतरे को बीच समंदर में ही भस्म कर दिया। अमेरिका का दावा है कि उनका पोत पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस युद्ध को सिर्फ लड़ नहीं रहा बल्कि इसे किसी एक्शन मूवी की तरह प्रमोट भी कर रहा है। जी हां, व्हाइट हाउस और पेंटागन लगातार ऐसी वीडियो जारी कर रहे हैं जो किसी हॉलीवुड फिल्म के ट्रेलर जैसी लगती हैं। बूम बूम गाने के नए वर्जन के साथ B-2 बम्पर और F-18 फाइटर को किसी फिल्म के सुपर हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। जहां वीडियो में सटीक निशाना दिखाया जा रहा है, वहीं इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप का विवादित बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने रिपब्लिकन सांसदों से कहा कि अमेरिकी नौसेना को ईरानी जहाज़ों को पकड़ने से ज़्यादा उन्हें डुबाने में मज़ा आ रहा है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि अमेरिका युद्ध को कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी वीडियो गेम की तरह पेश किया जा रहा है। इससे उनकी गंभीरता खत्म हो रही है। आपको बता दें, जहां वीडियो में सटीक निशाने और चमकते हथियारों को दिखाया जा रहा है, वहीं जमीन से रूह कांपने वाली खबर भी आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमेरिकी मिसाइल गलती से ईरान के एक लड़कियों के स्कूल पर जा गिरी। ईरानी मीडिया के अनुसार इस दिल दहला देने वाली घटना में 168 मासूम बच्चों और 14 शिक्षकों की मौत हो गई, लेकिन अमेरिका ने इस पर जांच का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। जबकि सोशल मीडिया पर इस हमले की तस्वीरें कोहराम मचा रही हैं। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू
ने आग में घी डालते हुए दावा किया कि उनके हमलों में ईरान के कई चोटी के परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। उन्होंने ईरान की जनता से कहा है कि आज़ादी करीब है। इसके जवाब में ईरान ने दुनिया को दहला देने वाली धमकी भी दे दी है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने साफ कहा है कि अगर उनके तेल के कुओं या बंदरगाहों पर एक भी खरोंच आई तो वह पूरे क्षेत्र की तेल गैस इंडस्ट्री को नर्क की आग में झोंक देंगे। उनका सीधा मतलब है कि दुनिया भर में पेट्रोल और गैस के लिए हाहाकार मच सकता है। आपको बता दें, सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, दक्षिण एशिया में भी बारूद का ढेर फट चुका है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों के जवाब में तालिबान ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। अफगान डिफेंस फोर्सेस ने अब पाकिस्तान के कोहाट सेंट्रल कमांड और सैन्य कैंपों पर ड्रोन से भीषण बमबारी की है। तालिबान प्रवक्ता उकाब ने कहा कि हमारी जमीन पर होने वाले हर हमले का जवाब हम उनकी अपनी जमीन पर दिया जाएगा। ऐसे में सीमावर्ती इलाके में भारी गोलाबारी जारी है और पाकिस्तान के कई शहरों में हाई अलर्ट घोषित है। देखा जाए तो जहां एक तरफ आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ मासूमों की चीख है। ट्रंप इसे मजा कह रहे हैं तो मोचतबा खामनेई इसे पछतावे की शुरुआत। लेकिन हकीकत यह है कि बारूद की इस लड़ाई में जीत किसी की भी हो, हार इंसानियत की ही हो रही है। खाड़ी से लेकर साउथ एशिया तक दुनिया एक बड़े विनाश की ओर कदम बढ़ा चुकी है, जहां से वापसी का रास्ता नहीं दिखता। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। खबरें अब तक। पश्चिम एशिया में मिसालों की गूंज अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगी है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच आर पार की जंग छिड़ी है तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन स्टेट ऑफ होर्मुज़ पर पहरे बैठाए गए हैं। जब दुनिया युद्ध के वीडियो गेम में उलझी है तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। तेहरान से लेकर दिल्ली तक फोन की घंटियां घनघना रही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत की रसोई में गैस का संकट आने वाला है? क्या होर्मुज़ के चक्रव्यूह में हमारे जहाज फंस गए हैं? आइए जानते हैं इस महायुद्ध के बीच मोदी की कूटनीति और भारत की अग्नि परीक्षा क्या है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के नए राष्ट्रपति को फोन मिलाया। ये बातचीत सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि एक गहरी चिंता का संदेश थी। पीएम मोदी ने युद्ध में निर्दोष नागरिकों की जान जाने और युद्ध में हो रही तबाही पर गहरा दुख जताया। मोदी ने साफ कह दिया कि भारत शांति और कूटनीति के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा की निर्बाध सप्लाई भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री के बीच पिछले कुछ दिनों में 3 बार बातचीत हो चुकी है। भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। वहीं जंग का सबसे बड़ा असर समंदर के रास्ते पर पड़ा है। दुनिया का 20% तेल और गैस जिस स्टेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरता है वहां तनाव चरम पर है। पिछले 4-5 दिनों से ईरान ने भारतीय ध्वज वाले किसी भी कॉमर्शियल टैंकर को इस रास्ते से गुजरने की इजाज़त नहीं दी है। वहीं भारत के लगभग 28 व्यापारिक जहाज इस रणनीतिक जलमार्ग के आसपास तैनात हैं। शिपिंग मंत्रालय के अनुसार 778 भारतीय नाविक इस समय तनावपूर्ण क्षेत्र में मौजूद है। भारत सरकार लगातार ईरान के संपर्क में है ताकि इन जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। इतना ही नहीं, युद्ध की खबरों के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर को लेकर दहशत फैल चुकी है। कई राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं भारत में एलपीजी गैस की कमी की संभावना को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा, देश में गैस का पर्याप्त भंडार है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, जैसे हमने कोविड-19 की आपदा को मात दी थी वैसे ही हम इस संकट से भी उभर जाएंगे। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा
कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही और हम अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाए, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। साथियों, भारत के तेज विकास के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना निरंतर जरूरी रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है जो गैस की कमी को लेकर अफवाहें उड़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि जो भी जमाखोरी, कालाबाजारी करने की कोशिश करे उस पर कड़ा एक्शन लिया जाए। मोदी ने कहा कि कुछ लोग इस संकट को राजनीतिक रंग देकर दहशत फैला रहे हैं, लेकिन जनता के सामने वे खुद ही बेनकाब हो जाएंगे। पीएम ने कहा कि भारत ने पिछले एक दशक में खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि वह वैश्विक झटकों को सह सके। भारत के पास 50 लाख टन से अधिक का पेट्रोलियम भंडार मौजूद है। आपको बता दें, 2014 में जहां 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, आज वे बढ़कर 33 करोड़ हो चुके हैं। पाइपलाइन और एलएनजी टर्मिनलों का जाल बिछाया जा चुका है। भारत ने कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया है। जाहिर है, जंग सरहदों पर लड़ी जा रही है, लेकिन इसकी तपन दुनिया के हर घर की रसोई तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कि भारत ना तो झुकेगा और ना ही अपने नागरिकों को संकट में छोड़ेगा। मिशन हॉर्मुज ने लेकर मिशन एलपीजी तक सरकार हर मोर्चे पर डटी है। अब जरूरत है कि अफवाहों से बचा जाए और इस वैश्विक संकट का सामना संयम से किया जाए। दुनिया जल रही है, लेकिन भारत अपनी शांति और ऊर्जा सुरक्षा के कवच को टूटने नहीं देगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया के समंदर पर टिकी हैं, जहां मिसाइलें बरस रही हैं, लेकिन भारत की नजरें अपनी रसोई के चूल्हे और संसद के गलियारों पर हैं। जी हां, आज दिल्ली में जो हुआ उसने सियासत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज संसद का पारा सातवें आसमान पर रहा, जहां एक तरफ राहुल गांधी ने एप्स्टीन का नाम लेकर सदन में ऐसा परमाणु बम फोड़ा कि सत्ता पक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई, तो दूसरी तरफ मकर द्वार पर चाय की चुस्कियों के साथ सरकार को सिलेंडर पर घेरा गया। वहीं उधर विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महायोग की तैयारी कर चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये मोदी सरकार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी है? आइए जानते हैं संसद के भीतर और बाहर मचे इस भीषण घमासान की पूरी कहानी। आपको बता दें, आज संसद का मकर द्वार एक अनोखे प्रदर्शन का गवाह बना। निष्कासित सांसदों के साथ मिलकर राहुल गांधी ने न केवल नारेबाजी की, बल्कि चाय की चुस्कियां लेते हुए सरकार पर तंज कसी। राहुल ने कहा, हम यहाँ चाय पी रहे हैं, लेकिन देश के कई घरों में चाय बनाने के लिए गैस नहीं है। छोटे होटल्स और ढाबे बंद हो चुके हैं। पीएम चुप क्यों हैं? सुनिए लोकसभा में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros.
माननीय सदस्य आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो, नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। इतना ही नहीं, संसद परिसर में नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब के नारों से माहौल गर्मा गया। देखिए आप। वहीं कांग्रेस सांसद प्रणित शिंदे ने आरोप लगाया कि जब देश में गैस की हाहाकार है तब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के भीतर आज उस समय सन्नाटा छा गया जब राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर दिया। राहुल ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी पर सीधा हमला करते हुए कहा, तेल मंत्री खुद को एप्स्टीन का दोस्त बताते हैं, क्या हमारी ऊर्जा सुरक्षा के साथ कोई बड़ा समझौता हुआ है? मेरे पास दस्तावेज हैं जो एग्रेसिव फंडिंग की ओर इशारा करते हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। Everybody is aware a war has broken out in the Middle East. The United States, Israel, and Iran are at war. This war is going to have far-reaching consequences. The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. वहीं जैसे ही एप्स्टीन का नाम गूंजा, सत्ता पक्ष के सांसद बिखर पड़े। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल को टोकते हुए कहा कि वे नियमों के दायरे में रहकर बोले।
और बिना नोटिस के ऐसे गंभीर आरोप न लगाएं। साथ ही अपने ऊपर लगे पक्षपात के आरोपों पर भी स्पीकर ओम बिरला ने जवाब दिया। सुनिए क्या कुछ कहा ओम बिरला ने। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाता है, उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है। मैंने इस पावन पीठ को स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे सदन में नेता हो या चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो या कोई मंत्रीगण हो, कोई भी सदस्य हो, सभी मान्य सदस्यों को सदन के अंदर नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत ही बोलने का अधिकार निहित है। कुछ मान्य सदस्यों का यह भी मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठ करें किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, ये किसी को विशेषाधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सदन के नियमों से चलता है। सदन के कार्य संचालन नियम सदन द्वारा बनाए गए हैं, न सरकार ने न प्रतिपक्ष ने। ये नियम मुझे विरासत में मिले हैं और इस सदन में सभी सदस्यों के लिए नियम समान रूप से लागू है। वहीं विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। घरेलू गैस उत्पाद में 28% की बढ़ोतरी की गई है। विपक्ष सिर्फ पैनिक क्रिटिक कर रहा है, जबकि सरकार सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए दिन रात काम कर रही है। सुनिए मंत्री हरदीप पुरी ने क्या कुछ कहा। Cooking gas. Hence, in the last 5 days, LPG production has been increased by 28% through refinery directive, and further procurement is actually underway. Modi government's foremost priority is that the kitchen of India's 33 crore families, especially the poor and the underprivileged, do not face any shortage. Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. The standard time for booking to delivery for domestic LPG cylinders remains 2.5 days unchanged from pre-crisis norm. Hospitals and educational institutions have been placed on uninterrupted priority supply. And their access to LPG is fully assured regardless of broader demand condition. वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में पूरा विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी में है। जी हां, पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में भारी धांधली का आरोप है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो भारत के इतिहास में पहली बार किसी कार्यरत मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने एक गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा पर गहराई से नहीं सोचा गया तो आने वाले समय में करोड़ों भारतीयों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, यह कोई राजनीतिक बयान नहीं बल्कि देश के भविष्य से जुड़ी चिंता है। देखा जाए तो संसद के भीतर नियम कायदों की दुहाई दी जा रही है और बाहर गैस के लिए कतारें लंबी होती जा रही हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, जबकि विपक्ष इसे बर्बादी की आहट बता रहा है। लेकिन इस बीच आम आदमी ये सोच रहा है कि उसकी चाय की केतली गैस पर चढ़ेगी या सिर्फ सियासत के चूल्हे जलते रहेंगे। महायोग से लेकर एप्स्टीन तक और सिलेंडर से लेकर समंदर तक जंग हर मोर्चे पर जारी है। अब ये देखना होगा कि कूटनीति की मेज पर और संसद की बेंच पर ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीते दिन एक ऐसी पवित्र मुलाकात हुई जिसके पीछे की सियासी मायने बेहद खतरनाक हैं। जी हां, राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के चरणों में शीश नवाने पहुंचे तो मानो सत्ता के गलियारों में करंट दौड़ गया। लेकिन ये सिर्फ एक आशीर्वाद की बात नहीं थी। अखिलेश ने वहां से सुदर्शन चक्र वाला संकल्प लिया, गौ सेवा पर सरकार को घेरा और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम की विदाई वाली चर्चा छेड़कर बम फोड़ दिया। वहीं मुलाकात के बाद अखिलेश ने कहा, शंकराचार्य जी का आशीर्वाद समाज से पाप और बुराई को खत्म करने की शक्ति देगा। असली संत वही हैं जो सही दिशा दिखाएं और उनके आने से समाज के नकली संतों का अंत निश्चित है।
वहीं गौ हत्या रोकने वाले पोस्टर के साथ खड़े होकर अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान किए गए कार्यों का हिसाब मांगा। अखिलेश ने याद दिलाया कि उनकी सरकार ने कन्नौज में उत्तर प्रदेश का पहला काउ मिल्क प्लांट लगाया था, जहां सिर्फ देसी गाय के दूध का उपयोग होता था। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस प्लांट को बंद कर दिया है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि जो सरकार खुद को गौ रक्षक कहती है, उसने गौ सेवा से जुड़ा प्रोजेक्ट क्यों बंद किया। अखिलेश ने सनसनीखेज दावा किया कि शासन की बैठकों में अब जनता की नहीं बल्कि इस बात की चर्चा हो रही है कि किसका टिकट कटेगा और किसको टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा, चर्चा तो यहां तक है कि दोनों डिप्टी सीएम को हटाने की तैयारी हो चुकी है। अगर ये बात जनता में गई तो चुनाव पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। आपको बता दें, माघ मेला 2026 के दौरान प्रयागराज में प्रशासन और शंकराचार्य के बीच हुए विवाद के बाद अखिलेश का इससे मिलना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अखिलेश यादव इस मुलाकात के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरुओं का सम्मान समाजवादी भी करते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की काट खोजी जा सके। देखा जाए तो अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। शंकराचार्य के बहाने उन्होंने न केवल हिंदू वोटर्स को संदेश दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के भीतर चल रही अंतर्कलह को हवा देकर डिप्टी सीएम वाले जख्मों को भी कुरेद दिया है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी सुदर्शन संकल्प और डिप्टी सीएम वाली थ्योरी पर क्या पलटवार करती है। तो आज हमने देखा कि कैसे दुनिया के एक कोने में छिड़ी जंग का असर हमारे देश की संसद, हमारी राजनीति और हमारी आपकी रसोई तक पहुंच रही है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छुपे सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।